बेईमान लोग बैठे हुए हैं। भाजपा ईवीएम से ना रही है, जीत ही ईवीएम से रही है भाजपा। तो बूथों से ईवीएम उठा के ईवीएम ही बदलती जाती है। 19 लाख ईवीएम जो गायब हैं, तो वो पहले उन्हें सेट करके रखते हैं और इलेक्शन के समय वो बाहर। जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है, उसे पता है उसने कितनी वोटिंग करी है और उसने किसको वोटिंग करी है। नरेंद्र मोदी से बड़ी नोटंकी भारत में नहीं है कोई। हमारी ईवीएम बदली जा रही है। विकास करना है अपने कुछ मित्रों का। मोदी जी की बात पे हम विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं विश्वास करेंगे। ईवीएम का जब रिजल्ट आता है वो उल्टा देखने को मिलता है। मंदिरों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मंदिर कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। जब से बीजेपी आई है तब से गरीब आदमियों के दायरे से एजुकेशन बाहर होती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम हैं रामलीला मैदान में और रामलीला मैदान में डोमा परिसंघ की एक महारैली चल रही है, जिसमें जातिगत जनगणना ईवीएम हटाने को लेके और जातिगत आरक्षण को जो है 50% तक जो है उससे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो आज पूरे देश के लोग जो है, देश के कई हिस्से से जो लोग हैं वो रामलीला मैदान में आए हुए हैं। आज ठीक 2 बजे यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी आने वाले हैं और डॉक्टर उदित राज भी आने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रोहतास कुमार। सर जी, आप लोग जो ये रैली कर रहे हैं तो आप लोग ईवीएम हटाना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम से तो कई बार भाजपा हार भी रही है। भाजपा ईवीएम से ना रही है, जीत ही ईवीएम से रही है भाजपा। तो और कोई तो उसके पास जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन कई जगह तो वो हार भी जाती है ना, अभी झारखंड में हार गई है। तो आप लोगों को ईवीएम पे विश्वास नहीं है? ना, बिल्कुल भी नहीं है। कारण क्या है? 19 लाख ईवीएम जो गायब हैं, तो वो पहले उन्हें सेट करके रखते हैं और इलेक्शन के समय वो बाहर, और जो 19 लाख गायब है ना सेट करके रखते हैं उनको एडजस्ट कर देते हैं उस पे, जहां वो जमा करते हैं कंट्रोल रूम पे। और जो ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को माथे से लगाते हैं वो जब, और आपने देखा होगा कि जब वो संसद जाते हैं तो अपना माथा भी संसद में टेकते हैं। तो आपको उन पे विश्वास नहीं है? एक नौटंकी पे कौन विश्वास करेगा? उससे बड़ी नौटंकी तो यहाँ भारत में है ही ना कोई। नरेंद्र मोदी से बड़ी नौटंकी भारत में नहीं है कोई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौटंकी करते हैं, नौटंकी है, दिखावा कुछ, कहना कुछ, करना कुछ, सोचना कुछ। क्या मतलब उनकी कथनी करने में मतलब एक रूपता है, समानता नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो पूरी जो देश की जनता 140 करोड़ की जनता है, वो सबके लिए सबका साथ सबका विकास करते हैं। सबका साथ नहीं, वो तो जो है बस विकास करना है अपने कुछ मित्रों का, कुछ मित्रों का। हाँ, उनके मित्र सबको पता है कौन है। देश की कौन सी चीज ऐसी है जो अपने मित्र के हवाले ना कर रखी है, बताओ? कोई सा डिपार्टमेंट, कोई सी जो है हवाई जहाज देख लो, बंदरगाह देख लो, लाल किला देख लो, खेती पे भी कब्जा करना चाहे पर वो तो किसान कब्जे में ना आए उनके। तो अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आरक्षण तो संविधान में पहले से मिला हुआ है। तो जो ये सवाल लोग हैं कि हमेशा आप लोग आरक्षण की मांग करते हैं कि और कितना आरक्षण चाहिए? नहीं, आरक्षण की तो ये है कि जो है उसी को ईमानदारी से लागू कर दो। तो जो जितना दिया हुआ है उसमें भी दलित को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, तो मतलब जो दिया हुआ आरक्षण क्या वो पूरा लागू नहीं है? अभी तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ। ना। तो आप जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में आप सुन रहे होंगे आजकल हिंदू एकता की बात चल रही है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे की बात चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं में भी ग्रुप बटे हुए हैं। जो बड़े हिंदू हैं स्वर्णकार, वो छोटे हिंदुओं को कहाँ हिंदू मानते हैं? आप अगर किसी ने पूछा, एक मुसलमान से पूछता है, किसी ने पूछा कि आप कौन, अगर उसने कह दिया मोमडन, तो अगला सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी हिंदू से पूछते हैं वो आप कौन हो हिंदू, तो एकदम अगला सवाल तैयार है कि हिंदुओं में कौन। तो कहाँ हिंदू एक रह गए? हिंदुओं में ही जो है उन्होंने बांट रखा है। तो देश के कई हिस्से से लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारे साथ अभी कामिनी टंडन जी हैं जो कि दिल्ली से हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या मुद्दा है। मैम, आप लोगों को क्या ईवीएम पे विश्वास नहीं है जो आप लोग ईवीएम हटवाना चाहते हैं? बिल्कुल हमें विश्वास नहीं है क्योंकि जिस तरीके से बेईमान लोग बैठे हुए हैं कि बूथों से ईवीएम उठा के ईवीएम ही बदलती जाती है। बूथों पे तो वो चुनाव वोटिंग सही हो रही है, मगर वहां से जब वो ईवीएम जाती है इलेक्शन कमीशन,
तो वो रास्ते में ईवीएम बदल दी जाती है। अच्छा, रास्ते में ईवीएम बदल जाती है। लेकिन कई जगह पे जो है आप जो इंडिया गठबंधन है जो लगातार कहता है कि ईवीएम खराब है, लेकिन कांग्रेस भी जीतती है और बाकी अन्य दल जो भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं वो भी जीतते हैं, तब तो आप लोग ईवीएम हटाने की बात नहीं करते। तब तक कोई ऐसी वो नहीं आई थी, हमसे किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि ऐसा है पब्लिक का जो जनता जनार्दन है वो सब कुछ जानती है, उसे पता है उसने कितनी वोटिंग करी है और उसने किसको वोटिंग करी है, तो ऐसा उससे हमें बता रहे हैं, मगर ईवीएम बदली जा रही है। मोदी जी कहते हैं सब कुछ ठीक है, आपको विश्वास नहीं? देखिए, मोदी जी की बात पे हम विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं विश्वास करेंगे। वो तो मोदी जी की जो विचारधारा है वो हमें बिल्कुल, उनकी विचारधारा देश में जैसे वो ये मंदिरों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मंदिर कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, धर्म का मुद्दा है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सब काम अब जैसे वो कह रहे हैं कि उनके हाथों में देश सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है उनके हाथों में। अगर देश सुरक्षित होता तो एक बात सुनिए, महिलाओं के उस पे एक बिल्किस बानो का था जो गुजरात का है, उसको उसके कातिलों को उसके जो थे उनको रिहा करके उनका स्वागत हो रहा है, और महिला सुरक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देश में लोग कह रहे हैं कि हिंदू एकता होनी चाहिए, आप लोग जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जातिगत जनगणना से भेदभाव बढ़ेगा, जात पात की बात मत करो, हिंदू एकता की बात। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं तो पूरे देश की एकता के बारे में कह रहा हूँ, सारे एक समान है, लोकतंत्र में सब समान है, समानता की बात करते हैं, समानता न्याय, जैसा कि उसमें बंधुत्व है, जैसा कि उसमें प्रियम्बल में कहा गया है, उसका पालन करने के लिए। चलिए ठीक है सर, आप क्या कहना चाहते? अच्छा ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार भारती। मुकेश जी, आप लोग जो आज यहाँ ये संविधान बचाने की रैली लेके आए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी तो संविधान को माथे से लगाए हुए हैं जी, उनका दिखावा है। नियम कायदे जितने भी हैं संसद में या दूसरी साइड में जो उनके अनुसांगिक संगठन है, उनके द्वारा जनता में दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं, इसलिए वो प्रतीकवश संविधान को, क्योंकि उनको वहां चुन के गए हैं, इसलिए शो तो करते हैं कि संविधान से ही सब कुछ है, गरीब से गरीब आदमी ऊपर आ सकता है, लेकिन वो चलते हैं सारा आरएसएस यानी जो संघ है, संघ के इशारे पे, और संघ ने कभी संविधान को माना नहीं। ईवीएम से क्या दिक्कत है आप लोगों को? ईवीएम में जो जनता की प्रतिक्रिया है, समाज के अंदर जनता में आपस में जो प्रतिक्रिया है, वो आरएसएस को नकारती है ज्यादातर जनता, लेकिन ईवीएम का जब रिजल्ट आता है वो उल्टा देखने को मिलता है। ये ईवीएम में शक पैदा होता है। अच्छा, ईवीएम में शक पैदा होता है। Yes. लेकिन ईवीएम में जो चुनाव होते हैं तो हर जगह तो भाजपा जीत नहीं रही है। अभी झारखंड में चुनाव हुए तो वहाँ देखिए भाजपा हार गई है, कश्मीर और जम्मू कश्मीर में चुनाव वहाँ भी भाजपा हारी है, कर्नाटक में भी पिछले कुछ साल पहले चुनाव हुए थे तो वहाँ भी हारी है। तब जब कांग्रेस वहाँ हारी है जहाँ जहाँ इनका अपना सरकार नहीं है, जहाँ इनका अपना सरकार है वहाँ अपनी अपनी व्यवस्था बना करके जीतते जाएंगे। अच्छा, जहाँ इनकी सरकार राज्यों में रहती है वहाँ ये गड़बड़ी कर लेते हैं, करते हैं। ये जातिगत जनगणना की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से बहुत फायदा होगा। जितने देश के संसाधन है जो कुछ लोगों के पास सीमित है, उनका सही तरह से जो कंपोनेंट प्लांट के तहत जो सभी के जिस वर्ग संबंधित या वीकर सेक्शन से संबंधित जितनी भी प्लानिंग बनती है, जितनी भी पॉलिसी बनती है देश के लिए, उन पॉलिसी को बनाने में सुविधा होगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना से जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। नहीं, जातिगत भेदभाव तो बहुत पहले, अब से बहुत पहले ज्यादा था, देश आजाद होने से पहले और भी ज्यादा था। जब कानून लागू नहीं थे तो गरीब एक तरफ था, अनपढ़ एक तरफ था, लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी, वो जातिगत भेदभाव की वजह से तो थी। और जितना भी टाइम बीतता जा रहा, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, जातिगत भेदभाव कम होता जा रहा। तो अगर कम होता, लेकिन जातिगत जनगणना से सर्वांगीण विकास होने के ज्यादा चांस है पूरे देश के। अच्छा, जातिगत जनगणना हो तो सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास, क्योंकि हर वर्ग का उसकी संख्या के आधार पर उसका जो बजट का पैसा है वो उनके उत्थान के लिए सही तरह से लागू किया जा सकता है।
लेकिन कई लोगों का ये कहना होता है उन लोगों का कहना है, जातिगत जनगणना से भेदभाव बढ़ेगा। उन लोगों का कहना है जो जातिगत भेदभाव पहले से ही करते हैं, जो जातिगत भेदभाव पहले से ही करते हैं, उन लोगों का वो कहते हैं उल्टा, करते हैं उल्टा। वो तो कहते हैं कि हिंदू होना चाहिए, हिंदू एकता होनी चाहिए। हिंदू एक गांव तो हिंदू कर बना के दिखा दो। एक गांव, एक हिंदू के नाम पे एक गांव को पूरे देश में 6 लाख के करीब गांव हैं, एक गांव को हिंदू बना के दिखा दो। मुस्लिम शासक 800 साल के करीब यहाँ शासन किया, लेकिन मुस्लिम शासन में हमेशा ब्राह्मणों की 25 से 30, 40, 45% तक हिस्सेदारी रही, तो मुस्लिमों से इनको कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही अंग्रेज लोग यहाँ आए, वो पढ़े लिखे आदमी थे और उन्होंने देखा कि एक थोड़ा सा वर्ग, पूरे देश का थोड़ा सा वर्ग जिसने अपने लिए ही व्यवस्था बना रखी है एजुकेशन की, वो पढ़ा लिखा था और वो पूरे देश के अनपढ़ आदमी, पूरे देश के जनता को अनपढ़ बना करके उन पर शासन कर रहा था। बड़े उल्टे उल्टे तरीके के नियम कायदे, सारी धाराएं ऐसी, मनुस्मृति के द्वारा ऐसी धाराएं बनी हुई थी कि यहाँ की जनता पशु से भी बदतर थी। अंग्रेजों ने जब ये हाल देखा तो अंग्रेज पढ़े लिखे थे, उन्होंने देखा यार इंसान इंसान पे इतना अत्याचार कर सकता है, तो उन्होंने सनातन या मनुस्मृति के द्वारा जितने कानून लागू थे उनको धीरे धीरे करके एक करके वन बाई वन हटाते चले गए। इसलिए ब्राह्मणों को बड़ी दिक्कत हुई कि हजारों साल से जो जिन कानूनों के तहत हमने इस जनता को मूर्ख बनाकर, इस जनता को पशु बना करके शासन किया है, वो हमारा शासन खत्म हो जाएगा, हमारी शक्ति सारे में बढ़ जाएगी, लोगों को पता लग जाएगा। जब सब लोग स्कूल में जाने लगेंगे तो जो हमने झूठे तूफानी जो ना वेद मंत्र बना रखे हैं, जैसे कि इनके द्वारा तो ऐसे ढोंग चलते थे, कोई दूसरे देश का आदमी, कोई दूसरा शासक भारत जब देश पर चढ़ाई करना आता था तो लोग बाग, आम जनता सामने आ गई तो आ गई, लेकिन ये क्या कहते थे, हम मंदिर में बैठे हैं, ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि सबकी आंखों में मिर्च भर जाएंगी। तो ये अंधविश्वास आज भी हिंदू धर्म, सही मायने में हिंदू धर्म एक अंधे राजा की, लंगड़े राजा की तरह है। वो 2 बैसाखियों पे चलता है, एक अंधविश्वास, दूसरा है दंगा। अच्छा, दंगा, हाँ, ये 2 बैसाखियों पे चलता है हिंदू धर्म, अंधविश्वास और दंगा। अंधविश्वास से पैदा हो जाएगा, अंधविश्वास कैसे पैदा होगा कि वो एजुकेशन खत्म कर दो, निचले हिस्से की सारे के हिस्सा जो उसके दायरे में जो एजुकेशन आई है, उस एजुकेशन को खत्म कर दो। अब अभी तक जो जितना भी आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो जो कानून देश में लागू हुए हैं देश आजाद होने की वजह से, उसकी वजह से एजुकेटेड हो गया। लेकिन ये जब से बीजेपी आई है तब से गरीब आदमियों के दायरे से एजुकेशन बाहर होती जा रही है, मजदूरी कम हो रही है और स्कूलों की फीस महंगी होती जा रही है। ऑटोमेटिकली जहाँ तक रिजर्वेशन पर कुठारा घात है, सरकार तो 12वीं तक की शिक्षा फ्री करके बैठी हुई है कई जगह। सरकार ने जहाँ बीजेपी की सरकार है, कई जगह ऐसी योजनाएं चलाई हुई हैं कि अगर प्राइवेट स्कूल में जाओगे, जैसे हरियाणा सरकार में है, प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो हम 1100 रुपए बच्चे को देंगे और सरकारी स्कूल में जाओगे तो 500 रुपए देंगे। तो 500 रुपए की वजह से जहाँ 1100 रुपए जाएगा वह प्राइवेट में चला जाएगा और सरकारी स्कूल से बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। उसके बाद ये पॉलिसी के तहत है, उन सरकारी संसाधनों को प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र में दे दिया जाएगा। उसके बाद जब प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाएगी, हो गई, हरियाणा में हो गई, अब सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट वालों ने मनमर्जी से फीस बढ़ा दी, उनके दायरे से फीस हो, उनके दायरे से एजुकेशन दूर होगी, क्योंकि वो इतनी एजुकेशन नहीं, इतना पैसा नहीं दे सकते, इसलिए वो अनपढ़ हो गए, अनपढ़ हो जाएगी आने वाली पीढ़ी। रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलेगा जब एजुकेशन किसी के पास होगी। जब एजुकेशन का रास्ता ही बंद कर दिया गया तो रिजर्वेशन क्या, ऑटोमेटिक ही खत्म है। आप दूसरी वैसाखी की बात कर रहे थे कि दंगा के द्वारा कैसे चलता है? देखिए, एजुकेशन नहीं होगी तो अंधविश्वास पैदा होगा, दूसरे के कहने से चलेगा, दूसरे के कहने चलेगा, अंधविश्वास पैदा होगा, अंधविश्वास पैदा होगा तो दंगा होगा, और दंगा होगा तो इनकी सत्ता बनेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।